साथियों, ट्रिपल पी IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम 23 जून 2024 को जो MPPSC का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसका डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं और इस डिस्कशन का एक ऑब्जेक्ट इसके आंसर तो क्लियर करना ही है, साथ ही इसका मेन ऑब्जेक्ट अगर हम देखें तो वो यह है कि आगे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, हाल में जैसे यूपी का एग्ज़ाम है, यूपी के 2 एग्ज़ाम हैं, यूपी PCS और RO का, तो उसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ से अगर आ जाएं तो कम से कम आप लोग उनको सही तरीके से हल कर सकें। इसका मेन ऑब्जेक्ट इस डिस्कशन का तो ये है। बाकी PYQ का क्या इंपॉर्टेंट है इन एग्जाम्स के अंदर वो आप बहुत बेहतर ढंग से जानते हो। और हम शुरू करते हैं। इससे पहले हमने UPPSC का 2023 का एग्जाम पेपर डिस्कस कर चुके हैं। UPSC का 2024 का जो एग्जाम हुआ है उसके 50 क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। जिन लोगों ने उन पेपर्स को या उन क्वेश्चन पेपर्स को नहीं देखा है जिसका डिस्कशन हुआ है, वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करा दी गई है, आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है। यानी आपको देखना है बॉक्साइट का रिजर्व कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो इंडिया मिनरल ईयर बुक जो आती है, इंडिया मिनरल ईयर बुक, ये 2022 वाली जो बुक है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उड़ीसा में इसका रिजर्व एज वेल एज प्रोडक्शन दोनों में ही यह राज्य पहले नंबर पर आता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक। यहाँ भी प्रोड्यूसर पूछा है, वो भी चावल का पूछा है। तो इसके प्रोडक्शन में, चावल के प्रोडक्शन में आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया है। यहाँ पर यह प्रोड्यूसर बोला गया है। यदि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी की बात आ जाए, प्रोडक्टिविटी, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, तब आपका आंसर हो जाएगा प्रोडक्टिविटी के मामले में पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले आपको यह पता करना है कि इसमें सही नहीं पूछा जा रहा है। पहले नंबर पर लिखा हुआ है एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट पर प्रकट होती है। बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। हमने जब आपको मैपिंग कराई है दक्षिणी अमेरिका की, तो मैंने वहां पर इसकी थोड़ी सी डिस्कशन या चर्चा हमने आपके साथ की है, तो आप वहां जाकर उसका डिस्कशन देख सकते हैं। एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है। बिल्कुल करेक्ट बात लिखी हुई है, एल नीनो कमजोर करती है। अगर इसकी जगह ला नीनो लिखा होता तो वो इसको पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है और ला नीना ये लिखा भी हुआ है, तो ये तो बात हमने बताई दी। तो यही वाली एक गलत हो रही है, यानी सी नंबर पे जो ऑप्शन लिखा हुआ है एल नीनो की घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, यह पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ये 5 से 7 वर्ष के अंतराल पर घटित होने वाली घटना है, ना कि प्रतिवर्ष। यद्यपि क्लाइमेट चेंज की वजह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें बदलाव देखे गए हैं और ये जल्दी आने लगी है। पहले जो 5 से 7 साल पे आती थी, अब ये थोड़ा सा इसका टाइम पीरियड घट गया है, ये थोड़ी जल्दी आने लगी है, लेकिन प्रतिवर्ष अभी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें सबसे लंबी रिवर कौन सी है, यानी लॉन्गेस्ट रिवर आपसे पूछी गई है। तो हम यहाँ से शुरू करें। जैसे ये नर्मदा रिवर है, इसका ये 1312 किलोमीटर लंबी रिवर है और ये आती कहाँ से है, तो आपको पता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ये रिवर आती है। इसके बाद यदि हम ताप्ती रिवर की बात करें यहाँ पर, तो ये 724 किलोमीटर की रिवर है और यह भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से आती है, मुल्ताई नामक स्थान से। कावेरी की बात करें तो ये 800 किलोमीटर की रिवर है। बहाव क्षेत्र के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, कैचमेंट सॉरी ये जो फ्लोइंग एरिया है इसका, जो कावेरी रिवर है ये ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, वहां से कावेरी निकलती है। सोन नदी की जो लेंथ है वो है 784 किलोमीटर और यह भी अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक से निकलने वाली यहाँ पर 2 नदियां हैं, एक तो ये नर्मदा है और एक ये सोन है। ताप्ती निकलती है बैतूल मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से। कावेरी ब्रह्मगिरी से निकलती है। यहाँ पर पूछा था आपसे लंबी रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में पूछा था, तो आप यहाँ चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि नर्मदा ही इनमें सबसे लंबी रिवर सिस्टम है। नेक्स्ट 5th नंबर के क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि इस जगह पर, पश्चिमी तट तो यही हुआ ना, पूर्वी पश्चिमी तट पर कौन सा आया था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका आंसर ये तौकते होना चाहिए। यही 2021 में आने वाला पहला तूफान, पहला साइक्लोन था। और बाकी
इसका आंसर तक पहुंचने का तरीका एक ये था कि अम्फान, मिचोंग और फानी ये तीनों ही पूर्वी तट के साइक्लोन थे, है ना। तीनों बे ऑफ बंगाल में आए थे, यानी कि ये पूर्वी तट के थे। इस तोकते के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये जो तोकते नाम है ये इसको म्यांमार ने दिया था। नाम रखने का एक सिस्टम है, ये मेंस में हम लोग पढ़ते हैं, आपकी अभी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो तोकते जो नाम है वो म्यांमार ने दिया था, और म्यांमार ने इसको तोकते नाम देने की वजह ये थी कि म्यांमार में तोकते का मतलब होता है गेक्को, GECKO, गेक्को। ये एक लिजार्ड को बोला जाता है, मतलब इसका अर्थ है लिजार्ड। इसको हाईली वोकल लिजार्ड बोला जाता है। तो ये बर्मी भाषा में हाईली वोकल लिजार्ड का नाम है तोकते, और जिसे गिको बोला जाता है। तो ये म्यांमार ने नाम दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, एक सेकेंड। इसमें पूछा है 2011 की सेंसस के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है। यहाँ पर जो राज्य दिए गए हैं उनमें आपको जनसंख्या घनत्व देखना था। आप अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी है ना 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, जबकि त्रिपुरा के अंदर 350 और मिजोरम के अंदर 52, मेघालय के अंदर 132। और जो आपको जानना चाहिए पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड, भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी है 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। MP की जो है वो है 236। यूपी की कितनी है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन। इसको एक्चुअल में आयोग ने तो डिलीट कर दिया है, लेकिन हम लोग इसका फिर भी एक आंसर, टेंटेटिव आंसर या पॉसिबल आंसर तक तो पहुंचेंगे। निम्नलिखित पर्वत चोटियों में उनकी ऊंचाई, हाइट के अकॉर्डिंग उनको सजाना है। अवरोही क्रम बोल रहा है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको ये बतानी है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें गुरु शिखर की, तो ये 1722 मीटर की चोटी है। 1722 मीटर की चोटी है जो राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगी। महेंद्रगिरी की अगर हम बात करें तो ये 1501 मीटर की चोटी है, और जो उड़ीसा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये लिखिए अनाई मुदई, अनाई मुदई भी बोला जाता है इसको। ये है 2695 मीटर की चोटी है, और यह आपको केरल में, यह आपको उड़ीसा में, यह आपको गुरु शिखर जो है ये राजस्थान में। अब बची पंचमढ़ी। पंचमढ़ी की जो हाइट है वो है 1067 मीटर, 1067 मीटर। इसकी पचमढ़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, है ना, एक अलग मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, इसकी एक जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, सॉरी धूपगढ़, ये इसकी जो हाइट है वो है 1352 मीटर धूपगढ़ की। तो आपको ये दो बातें यहाँ पर पता चल रही है। पचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1352। हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो असेंडिंग में हमको लगानी है। तो सबसे पहले आ जाएगी आपकी अनाई मुदई, ये लिखा ही हुआ है। इसके बाद जो है सबसे ऊंची वो है 1722 गुरु शिखर, वो ये लिखा है। और इसके बाद ये वाली महेंद्रगिरी ये आ जाएगी, और उसके बाद ये आ जाएगी। आंसर इसका ए हो जाना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसको डिलीट करके रखा है, पता नहीं क्यों, उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन हमको ये आंसर देख लेना है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो अनाई मुदई है इसके संबंध में आपको एक इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है और सदर्न इंडिया है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है ये अनाई मुदई, ठीक है। 7 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मैच द फॉलोइंग पेयर्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। आपको बताना है, रिवर दी गई है और रिवर के साथ एरिया ऑफ ओरिजिन दिया है। कुछ के तो एरिया ऑफ ओरिजिन हमने अभी डिस्कस किए हैं, जैसे कावेरी, कावेरी का अभी बोला था हमने, जस्ट अभी ऊपर एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, कौन से नंबर का था वो, 4th नंबर का। कावेरी कहाँ से हमने बताई थी, ब्रह्मगिरी से। तो इसके आगे आप यहाँ पर सेकंड लिख लो, सेकंड कावेरी है आपकी ब्रह्मगिरी में। और कोई रिवर है जो इसमें आ रही हो, एक रिवर और है ताप्ती रिवर, इसके अंदर आई थी जो डिस्कशन में थी हमारे। तो इसमें दिया है क्या ताप्ती रिवर का, एक सेकेंड, मेवाड़ हिल्स में ही ये वाली एरिया पड़ती है, मुल्ताई बैतूल। तो ये ताप्ती का हम लोग, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट,
इसमें बिल्कुल अलग सी जो रिवर दिखाई दे रही है वो है दामोदर। तो दामोदर होती है छोटा नागपुर क्षेत्र से। अब आपने अगर कोड में पहले का सेकंड वो आपका इसमें से किसी में नहीं है, यहीं आ रहा है, एक मिलाने के बाद ही आपका ये पूरा आंसर मैच कर जाएगा। कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसका सी इज द करेक्ट आंसर। कावेरी रिवर मिलेगी आपकी। कावेरी का जो ओरिजिन होगा वो ब्रह्मगिरी हिल से होगा। साबरमती का होगा वो मेवाड़ से होगा। ताप्ती का होगा सतपुड़ा रेंज से। और दामोदर का छोटा नागपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट ऑफ इंडिया है मोर देन 50% ऑफ द टोटल कंट्रीज कोल रिजर्व। कोयले का जो रिजर्व है वो 50% से ज़्यादा है। कौन से दो राज्य हैं इसमें शामिल? तो आप इसके अंदर देखो झारखंड को तो रख ही सकते हो। एमपी में अब इतना है नहीं क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की तरफ जा चुका है। और आप इसके अंदर रख सकते हो उड़ीसा को। तो पहला और तीसरा ये वाला बी इसका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फैक्चुअल है, आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। ये लिखा है इन द ईयर 2021-22 विच स्टेट इंडिया हैड द फर्स्ट रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। दालों के उत्पादन में पहली रैंक किस राज्य की थी, ये पूछा गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे अगर हम देखें, इकोनॉमिक सर्वे कब का? 22-23 का जो आर्थिक सर्वेक्षण था जिसमें 21 और 22 के डेटा दिए गए थे, तो उसमें जो पल्सेस प्रोडक्शन में आया था तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये असेंडिंग ऑर्डर था। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन सी, यानी कि मध्य प्रदेश। आगे का हमने इसमें बता दिया है आपको, सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द 12th मेंबर इन द ईयर 2024। प्रेसिडेंट जो है वो 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये पॉलिटी का है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा मेंबर है इनमें से 12वें नंबर का जिसे प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है। तो इसमें आपको बता दूं कि ये सुधा मूर्ति जो हैं, ये सुधा मूर्ति, इनको मार्च 2024 में नॉमिनेट किया गया है। सतनाम सिंह संधू जो हैं इनको जनवरी 2024 में नॉमिनेट किया गया था। तो इनसे तो बात यही है, तो इसके मतलब यही वाला आंसर होना चाहिए। 12 नंबर का क्वेश्चन है हु इज द पैरा कैनो एथलीट फ्रॉम मध्य प्रदेश हु वॉज अवार्डेड द अर्जुन अवार्ड इन 2023। पैरा कैनो का आप देख सकते हो यहाँ पर हिंदी वाले इसमें, तो किसे मिला है ये अर्जुन अवार्ड? इसके लिए आपके पास जो आंसर होना चाहिए वो है प्राची यादव। इनको 2023 में अर्जुन अवार्ड दिया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे और भी लोग हैं जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है, जिसमें एक नाम ऐश्वर्या प्रताप सिंह है। ये लेकिन ये शूटिंग के प्लेयर हैं, ये जो प्लेयर हैं ये शूटिंग के प्लेयर हैं। ऐश्वर्या प्रताप सिंह ये शूटिंग से हैं। और ये सुशीला चानू एक और प्लेयर है, सुशीला चानू एमपी के महिला प्लेयर हैं, जो हॉकी की प्लेयर हैं, उनको भी अर्जुन अवार्ड दिया गया है। और तीसरे ये हैं, क्या नाम है इनका, प्राची यादव। तो इन 3 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया था 2023 में। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखेंगे अब हम। इसमें पूछा गया है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। ये एमपी का अगर कोई पेपर देने जा रहा है तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एमपी में ये पूछा जा सकता है। लेकिन अन्य स्टेट के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना काफ़ी कम रहती है, तो इसको वो लोग ज़्यादा ध्यान से पढ़ लेंगे। इट प्रमोट्स मिलेट इन मध्य प्रदेश, ठीक है। इट कवर द होल ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। और इसका जो टेन्योर है, पीरियड लिया है 23-24 से 25-26, तो ये डी इसका ऑप्शन है। सारे ऑप्शन सही लिखे हुए हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माच गायन शैली से संबंध है। ये एमपी की एक बहुत ही प्रोमिनेंट माच शैली है, इसका कौन है? तो इसका आंसर है ओम प्रकाश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का सांख्यिकी स्टैटिस्टिक में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसे किसने प्राप्त किया है? करंट का क्वेश्चन है। हाँ देखो, ये क्वेश्चन अब आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके लिए जो आंसर होगा आपका वो होगा कलियमपुड़ी राधाकृष्ण राव। इनको सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।
16 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है वर्ष 2024 में FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं। 16 नंबर का है और इसका आंसर है डी गुकेश। ये टेनिस सॉरी उससे क्या बोलते हैं चेस का पुरस्कार है ये फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। तो डी गुकेश बन गए हैं, इन्होंने 17 साल में यह पुरस्कार जीत लिया है। एक गांव का नाम लिखा है लमेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है। एमपी का है ये लमेटा गांव जहां पर जियो पार्क की स्थापना की जा रही है। इसका जो है लमेटा ये जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ एक गांव है जहां पर जियो पार्क की स्थापना की जा रही है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष है ना, या कहें कि लोकपाल नियुक्त किया गया है तो वो कौन व्यक्ति है, तो उसका आंसर आप लिख देंगे श्री न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर है ना। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, आगे कभी भी पूछा जा सकता है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की जा रही है, यह क्वेश्चन भी आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जहाँ पर एक महाकालेश्वर नाम से भी इसको जाने जाते हैं, महाकाल की नगरी है उज्जैन, इसमें वैदिक घड़ी लगाई जा रही है। और 20 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में विजयी रहा। ये क्वेश्चन इन लोगों ने बहुत अंदर जाके पूछ लिया, यानी मैं कहूँ कि कम लेस इंपोर्टेंट टूर्नामेंट को इन्होंने क्वेश्चन बना के पूछ लिया। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है, लेकिन फिर भी इन्होंने पूछा है तो आपको आंसर तो करना है और आगे ध्यान भी रखना है। तो भारत ने इस पूरी सीरीज को 4-1 से जीत लिया था, यानी 4 मैच भारत ने जीते थे और 1 मैच आपका इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में, मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। अब ये पूछा सोयाबीन के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर रहता है, यहाँ पूछा किस जिले से शुरू हुआ था, तो ये देवास से, मध्य प्रदेश के देवास से सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है। रॉक फॉस्फेट के बारे में पूछा जाता है कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो ये फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्रीज रहती हैं उसमें रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है। तो हमने जैसा कि पहले भी आपसे इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का रेफरेंस लिया था, इसमें 21 और 22 का ही डेटा लिया गया था, 21 और 22 का इसमें डेटा लिया गया था है ना, 2021 और 22 का डेटा लिया गया था। तो यदि हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर हो जाना चाहिए सेकंड। दूसरे नंबर पर रहा था मध्य प्रदेश, क्योंकि इसमें जो बताया गया था उसमें यूपी, एमपी और फिर उसके बाद आता था पंजाब, लेकिन आयोग ने इसका कुछ डिफरेंट आंसर लिया है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। बाकी मेरे अकॉर्डिंग जो डेटा है इकोनॉमिक सर्वे का 22-23 का, जहाँ पर 21-22 का डेटा दिया गया है, उसमें एमपी का दूसरा स्थान है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, BHEL वेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की एक कंपनी के सहयोग से की गई थी। कंपनी जिसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी उसका नाम था एसोसिएट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। यह यूके की कंपनी थी, इसमें कहाँ ब्रिटेन, ये ब्रिटेन की कंपनी थी। इसके सहयोग से 1956 में भोपाल में वेल की स्थापना की गई थी। फैक्चुअल है तो इसलिए उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन की गुंजाइश नहीं बचती है। सेंसस 2011 के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी शहरी जनसंख्या इसमें पूछी जा रही है, किस जिले में सबसे ज़्यादा है, तो वो जिला है आपका भोपाल। भोपाल के अंदर नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, 26 नंबर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना 4 राज्यों की भागीदारी से बनाई गई है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग तो इसका आंसर है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर जो परियोजना है इसकी इंफॉर्मेशन ये है कि ये नर्मदा रिवर के ऊपर बनाई गई है। तो ठीक है, तो इसमें एमपी शामिल है और इसके अंदर आपको मिल जाएगा गुजरात, इसके अंदर राजस्थान
और इसके अंदर मिल जाएगा आपका महाराष्ट्र। ये 4 राज्य इसमें शामिल है। नर्मदा नदी पर बनाई गई सरदार सरोवर परियोजना में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। लेकिन जो और परियोजनाएं बनी हुई हैं, जैसे इसमें ये राजघाट परियोजना है ना, पेन चेंज करके लिख देता हूँ ताकि आपको लगे ये आंसर नहीं है, बाकी इसके ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन है। ये राजघाट परियोजना ये बेतवा रिवर पर आपको देखने को मिल जाएगी, बेतवा रिवर पर, और यह यूपी और एमपी की जॉइंट वेंचर की परियोजना है। उसी प्रकार से आप देखेंगे बाण सागर परियोजना, ये जो बाण सागर परियोजना है ये सोन रिवर पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें यूपी प्लस एमपी और प्लस बिहार शामिल है। ये 3 राज्य इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम। इसमें पूछा है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? 2 शाखाएं होती हैं वर्षाओं की, एक ये हो गई और एक ये वाली हो गई, है ना। तो इनमें से कौन सी वाली शाखा से मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है? अगर आपने मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी को ठीक ढंग से पढ़ा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली कर जाते। नहीं पढ़ा है तो आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करिए और एक बार जरूर से देखिए। मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के माध्यम से ही मध्य प्रदेश में वर्षा होती है और भारत में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी की वर्षा इससे ही होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो काली मिट्टी का निर्माण मध्य प्रदेश क्या ज्यादातर जहां भी काली मिट्टी पाई जाती है वहां पर काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से ही होता है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को तो जनरल क्वेश्चन के फॉर्म में भी याद रखेंगे। उसमें लिख दिया मध्य प्रदेश, पूछ लिए उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टान की से ही होगा, है ना। 29 नंबर का क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1973 में किया गया था। अगर किसी ने पढ़ा है तो करेक्ट, नहीं पढ़ा है तो फिर नहीं कर पाओगे। विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? यह भी आपने मध्य प्रदेश जीके की जो बुक आती है उसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है इसका क्वेश्चन कि विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भांडेर का पठार, भांडेर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें पूछा जा रहा है आपसे ट्विटर के संस्थापक का नाम। अब ट्विटर को किसने एस्टेब्लिश किया है? तो जैक डॉर्सी ने ट्विटर स्थापित किया है। मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के हैं। ये जॉन मैकार्थी भी है किसी एक में। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जॉन मैकार्थी ने किसकी रिसर्च की है या किसके लिए ये पॉपुलर है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसको आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये ट्विटर का संस्थापक है। इसको इसलिए पूछा गया होगा कि इस समय ये बदल गया है, अब ट्विटर एक्स के नाम से जाना जाता है और एक्स अब हो गया है एलन मस्क का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है इमिटेशन गेम किसका मूल नाम है? इमिटेशन गेम किसका मूल नाम है? तो LISP का यह मूल नाम है, इमिटेशन गेम। ठीक है, 33 नंबर का क्वेश्चन है ई गवर्नेंस के 4 पिलर के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो पीपल होनी चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए, प्रौद्योगिकी होनी चाहिए और संसाधन होने चाहिए। ये 4 चीज़ें अगर हैं तो ई गवर्नेंस सक्रिय रूप से या एक्टिव ढंग से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें आपसे पूछा जा रहा है उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं कि क्या बोलते हैं इसको? तो लिंक्डइन में आप देखेंगे कि प्रोफेशनल रहते हैं, ये पेशेवर लोग ही इसके साथ शामिल होते हैं। लिंक्डइन के रूप में इसको जाना जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है, AI की ब्रांच आपसे पूछी गई है। तो AI की ब्रांच मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग AI पर ही डिपेंड होके काम करता है। 36 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा ना इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है? ये आगे भी आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यह इसका नाम है W3C का, यानी WWWC, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्वेश्चन नंबर 37 में आप पूछा गया है MPEG का अर्थ क्या है? MPEG का अर्थ है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, है ना, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो आपको आगे भी कभी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे, MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों का टाइम काफ़ी कीमती होता है ना, अभी एग्जाम आगे आने वाले हैं तो आपकी पढ़ाई चल रही है और वीडियो देखते हुए आपको बोरियत ना हो, इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि इधर उधर की बातें बिल्कुल न की जाएं
और सीधे हमारे जो मुद्दा है, हमारा जो टॉपिक है उसको डिस्कस किया जाए। तो इस वजह से आपने देखा होगा हमारी वीडियोज़ के अंदर आपको कोई इधर उधर की बातचीत या मैं कहूँ बकवास बहुत कम देखने को मिलेगी। हम कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल मुद्दे पर रखते हुए और जितनी जल्दी वीडियो को शॉर्ट में ही कंप्लीट कर लिया जाए तो उसके प्रयास करते हैं। तो इस सेंस में अगर हम देखें तो आप लोगों को यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हमारे तक पहुँचाएँ। तो या और आप किस टाइप के सुधार यहाँ पर चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या किस टाइप के वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है, उसका केंद्रीय भाग पूछा है, तो उसका आंसर है आपका कर्नल। कर्नल एक ऐसे लिखा होता है KERNEL, कर्नेल। ये होता है, ये क्या करता है कि टाइम और मेमोरी को दूसरे प्रोग्राम के हैंडल करने के लिए, फाइल स्टोर करने के लिए टाइम और मेमोरी को एलोकेट करने का काम करता है कर्नेल, है ना। तो इतनी बात आप याद रखें। एमपी का जो पेपर रहता है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड या तकनीकी से रिलेटेड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हर बार रहती है, क्योंकि उसमें एक टॉपिक लिखा हुआ है इनके सिलेबस के अंदर, इस वजह से इससे क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेश के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। जैसे साइबर अटैक हैं, उनके कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका यह है कि आपके पास टेक्स्ट मैसेज आएगा, उसमें लिंक दी होगी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपसे कहेगा, और जैसे ही आप उसे इंस्टॉल करेंगे तो आपकी व्यक्तिगत जानकारी उन तक पहुंच जाएगी, या वो आपसे व्यक्तिगत जानकारी डायरेक्ट ही मांगेंगे। तो ये एक्टिविटी क्या कहलाती है, तो इसको बोलते हैं फिशिंग। इसके बाद इसमें आपका लिखा हुआ है स्पैमिंग। तो स्पैमिंग का मतलब है कि एक ही उपयोगकर्ता को अनचाहे संदेश जब भेजे जाएं, एक ही उपयोगकर्ता को जब अनचाहे संदेश भेजे जाएं तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पैमिंग। ऐसे ही वायरस साइनिंग, ये जो लिखा हुआ वायरस साइनिंग, इसको बोलते हैं, ये वायरस के द्वारा सिग्नेचर बना दिए जाते हैं, ठीक है। और स्कैनिंग तो बहुत अलग प्रोसीजर है, इससे तो आप सारे लोग परिचित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कुरेंटली, कुरेंटली KURRENTLY, कुरेंटली ये क्या चीज, कुरेंटली के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या है ये एक सर्च इंजन है ना। कुरेंटली सर्च इंजन है, ये क्या करता है, क्यूआर कोड को कस्टमाइज करता है ना। आपको क्यूआर कोड अगर देखना है तो उसको कुरेंटली सर्च इंजन ही सर्च करके देता है। क्यूआर कोड से रिलेटेड जो भी सर्चिंग होगी वो कुरेंटली सर्च इंजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर का, है ना, 41। इसमें पूछा है पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था। G20 2023 में भारत के अंदर हुआ। तो क्वेश्चन तो बनना था, लेकिन इन्होंने और स्पेशल पूछ लिया। तो वाशिंगटन DC USA में 2008 में G20 का पहला सम्मेलन समिट हुई थी। G20 की पहली समिट US के अंदर 2008 में कंप्लीट हुई थी। अभी जो ट्रोइका है, ट्रोइका किसका, ट्रोइका G20 का ट्रोइका, इसमें 3 देश शामिल होते हैं। जहां पर वर्तमान में हुआ वो अभी खैर ट्रोइका में से देखो एक कंट्री ये वाली निकल जाएगी। जब भारत ने किया था 18 नंबर का, तब के ट्रोइका मैं बता रहा हूँ, आगे के आप लोग अभी मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। 2023 में भारत ने किया था, तो यहाँ पर इंडिया हो जाएगी। इससे जस्ट पहले 17 नंबर का बाली इंडोनेशिया में हुआ था, और इसके बाद 19 नंबर का 2024 में अभी हो चुका है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अब ये थे जब भारत ने समिट ऑर्गेनाइज की थी, तब ये ट्रोइका था। लेकिन इसके अंदर कौन होते हैं, एक जस्ट ईयर पहले वाला जिसने समिट किया है वो, जहां पर होने वाली है वो, ठीक है, और उसे जस्ट बाद वाला जहां पर आगे होगी। एक जिसके अंदर हो रही है वो, एक उससे पहले और एक उससे बाद का। तो अभी के ट्रोइका की अगर हम बात करें तो इसमें ये तो कंट्री आएगी, क्योंकि इसमें हुआ है, इससे जस्ट पहले भारत में हुआ था। इसके बाद कहाँ पर है ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, यानी 2025 का G20 का समिट कहाँ पर होने वाला है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, SLR के संबंध में पूछा गया है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की मिनिमम लिमिट क्या थी, जिसे भारत सरकार के द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था। इसमें मिनिमम लिमिट लगी हुई थी कि इससे कम नहीं की जा सकती है। तो 25% की लिमिट हुआ करती थी उस समय। अब ये मिनिमम लिमिट हटा दी, अब कितनी भी नीचे इसको लाई जा सकती है। सितंबर 2023 के अंत में, अब ये क्या है, SLR क्या है, ये देखो SLR क्या है और CRR क्या है,
RR, रिवर्स रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये सारे हमने 15-12 मिनट का एक वीडियो है हमारा जिसमें इकोनॉमिक्स के की टर्म्स हैं उनको सबको हमने एक्सप्लेन किया है। आप लोगों ने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाएं और वहाँ पर जाके आपको वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। आप थंबनेल से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो के अंदर क्या है। आप जाएं और उसको ज़रूर से देखें, आगे आने वाले हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं उसको। 43 नंबर का क्वेश्चन है, सितंबर 2023 के अंत में जीडीपी का बाह्य ऋण, एक्सटर्नल जो वो है, क्या नाम है, ऋण है, उसका रेशियो कितना था, ये पूछा गया है। पुराना पूछा है, सर्वे में दिया हुआ है, 18.6% था। वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था, तो इसका आंसर है 2%। मध्य प्रदेश में जो कारखाने लगे हुए हैं वो भारत के कुल कारखानों के लगभग 2% के आसपास है। 45 नंबर के क्वेश्चन में एमपी गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसका नाम है उन्नति एग्री जीआईएस परियोजना, किस लिए चालू की गई थी, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ये ऑब्जेक्ट है इसका कि कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। 46 नंबर का क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं का एकीकरण से उभरा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। समग्र शिक्षा अभियान ऐसे लिखा होता है, ये समग्र शिक्षा अभियान। इसके अंदर एक तो ये सर्व शिक्षा अभियान को शामिल किया गया है, दूसरा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को शामिल किया गया है, और तीसरा शिक्षक शिक्षा टीचर्स एजुकेशन इसको शामिल किया गया है। इसमें समग्र शिक्षा अभियान को, ये बजट 2018-19 का था, उसमें ये योजना चालू की गई थी। समग्र शिक्षा अभियान बजट 2018-19 से, बजट 2018-19 से मैं यह लिख दे रहा हूँ, बजट 2018-19 से समग्र शिक्षा अभियान चालू हुआ था। और इसके अंदर क्या किया जाता है, प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के विभाजन के बिना स्कूली शिक्षा को समग्र रूप से मापने का, मेजर करने का प्रस्ताव इस योजना के अंदर लिखा गया था या शामिल किया गया था। इसी वजह से इसमें आप देख रहे होंगे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा सबको शामिल कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आपको किसी भी एग्जाम के अंदर यह देखा जा सकता है किसी भी फॉर्म में। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर कीमतों, यानी जो बेस ईयर रहते हैं 2011-12 कीमतों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। आप इसको एमपी का जो बजट आया था उसमें आप देख सकते हो कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है उससे एमपी के प्रति व्यक्ति आय कम देखने को मिली थी। 48 नंबर का क्वेश्चन है, फैक्चुअल था इसलिए उस पर अब डिस्कशन क्या आगे आएगा, जो नया क्वेश्चन आएगा। 48 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल, है ना, कहीं पूछा जाए चिन्नौर चावल कहाँ का है, तो ये मध्य प्रदेश का चावल है चिन्नौर चावल। इसे जीआई टैग मिला है, ये किस जिले से है, तो एमपी के बालाघाट से रिलेटेड है चिन्नौर चावल, ये आप याद रखेंगे। 49 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें जिला दिया गया है और उत्पाद दिए गए हैं, अनूठे उत्पाद के साथ मिलान करना है आपको, है ना। तो अशोकनगर जो है यह काय के लिए जाना जाता है, तो आपको भी पता है ये चंदेरी की साड़ियों के लिए जाना जाता है, यानी कि 3rd नंबर का इसके साथ मैच कर जाएगा। और खरगोन की अगर हम बात करें तो महेश्वरी साड़ियाँ और टाइगर प्रिंट के लिए इसको जाना जाता है, महेश्वरी साड़ियाँ। बुरहानपुर को काय के लिए जाना जाता है, तो बुरहानपुर केले के लिए काफ़ी फेमस है मध्य प्रदेश में। और मंदसौर की यदि हम बात करें तो यह लहसुन के लिए फेमस है। तो 3, 2, 1, 4 कहाँ पर मैच कर रहे हैं। वैसे तो आपने अगर एक ही मिला लिया होता तो भी आप ऑप्शन तक पहुंच जाते, क्योंकि इतने इजी मैच ऑफ द फॉलोइंग इन्होंने सेट किए हैं कि एक ऑप्शन के मिलने के साथ ही आप ऑप्शन आंसर तक पहुंच जाएंगे। अशोकनगर फेमस है आपकी चंदेरी की साड़ियों के लिए, खरगोन महेश्वरी साड़ियाँ और टाइगर प्रिंट के लिए, और बुरहानपुर केले के लिए, और मंदसौर लहसुन के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर का, इसमें नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियां कैसे परिभाषित होती हैं। ये न केवल 2020 बल्कि अभी क्या चल रहा है 2024, अभी भी यही इन लोगों का बंटवारा है, या मैं कहूँ डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी यही चलता है
जिसके अकॉर्डिंग रैंकिंग प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसको आप याद कर लो, आगे किसी भी एग्जाम में आप अभी भी नई वाली इंडेक्स जब पढ़ेंगे, एसडीजी इंडेक्स जो अभी लॉन्च हुई है, उसमें भी ऐसे ही है। मतलब इसमें बोला जाता है कि यदि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं तो उनके स्कोर होता है 0 से 49। परफॉर्मर अगर आ जाते हैं तो उनका होता है 50 से 64। और ये अग्रणी वाले अगर आ जाते हैं, अग्रणी वाले, तो इनका आ जाता है 65 से 99। और अगर अचीवर आ गया तो अचीवर का हो जाता है 100। ये वाली इंडेक्स आपको याद रखना है। ये 20 में ही नहीं, अभी भी इसी तरीके से जो स्टेट्स हैं उनको रैंक दी जाती है। अगर किसी कंट्री के स्कोर 63 आया तो उसे ये वाला परफॉर्मर के रूप में घोषित किया जाएगा। अगर किसी कंट्री का स्कोर 49 से नीचे आएगा तो उसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में माना जाएगा, एस्पिरेशनल स्टेट के रूप में माना जाएगा, है ना। डिस्ट्रिक्ट की भी निकलने लगी, इसलिए वो डिस्ट्रिक्ट निकल गया मेरे मुंह से। बाकी स्टेट के लिए ये रैंकिंग काफ़ी पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।